मैं एक साइकिल लेके गांव-गांव घूमता था, पैदल जाता था। मैंने डाकुओं के साथ भी खाना बैठ के खाया। मेरे दादाजी जब थे, अक्सर जब हम लोग छुट्टियों में आते थे तो मैं अक्सर देखता था गर्मियों की छुट्टियों में कि लोग आते थे, मिलते थे। छुट्टियों में अधिकतर मैं अपने दादाजी के साथ मीटिंग्स में भी जाता था, चाहे वो जिला कांग्रेस कमेटी हो, महानगर हो या पब्लिक मीटिंग्स हो। मैं जाता था, मैं बैठता था, उनकी बातें विचार सुनता था और लोग का भी सोचता था। धीरे धीरे एक रुचि आई, जो कि अब अंदर तो एक राजनीतिक खून ही दौड़ रहा है, कुछ भी कहेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक राजनीति में आने से अगर लोगों का भला हो, सोशल वर्क। मेरे बाबा बोलते भी थे कि मैं राजनीति अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ, लोगों की मदद हो। मेरे दादाजी ने भी बहुत लोगों की नौकरियाँ भी लगवाई हैं अपने टाइम में। फर्टिलाइज़र में भी लगाया, रेलवे में लगवाया है और जगह भी लगा, शिक्षा विभाग में भी लगवाया है। तो वो लोग भी आते थे, मिलते थे, बैठते थे, बोलूँ बात भी सुनते थे। लोग कहते भी थे कि आप हैं तो आप, क्योंकि मेरे पापा इकलौते थे और रेलवे में ऑफिसर थे, तो मेरा कोई चाचा वाचा तो था ना, एक पीढ़ी का गैप था। लेकिन मैं अधिकतर अपना समय अपने दादाजी के साथ बैठ कर रहता था। वो बहुत कुछ चीज़ें हमको बताते थे राजनीतिक, चाहे वो रिलेटेड आपका लोहिया जी से हो या सिब्बल लाल सक्सेना जी से हो या जवाहरलाल नेहरू जी से हो, संजय गांधी हो, इंदिरा गांधी जी हो या राजीव गांधी हो। कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती थी जो कभी हम लोग बैठते थे तो उनको बताते थे। व्यक्ति विशेष देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। व्यक्ति विशेष में आज के इस अंक में हमारे साथ हैं गोरखपुर के पूर्व सांसद नरसिंह नारायण पांडे जी के पौत्र रोहन पांडे जी, जो कांग्रेस के नेता भी हैं। रोहन पांडे जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार आपको। प्रश्नों का दौर शुरू करें तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपकी, जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया भी कि आप जो गोरखपुर के सांसद थे स्वर्गीय नरसिंह नारायण पांडे जी, उनके आप पौत्र भी हैं। आपके बाबा जी यहाँ के सांसद रहे, विधायक भी रहे हैं। तो थोड़ा सा और भी अपने फैमिली के बारे में, परिवार में कौन कौन है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। मेरे पितामह स्वर्गीय नरसिंह नारायण पांडे जो थे, वो 71 में सांसद रहे हैं गोरखपुर के, जो अवैध नाथ जी को हराए। मेरे घर में मेरे पिताजी थे जो कि IAS ऑफिसर थे। मेरा कोई चाचा वाचा तो है नहीं, और मेरी 4 बुआएं हैं जिनकी सबकी शादी हो गई, अपने अपने घर में हैं। कोई दिल्ली में है, मेरा एक छोटा भाई है जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर भी है और प्रैक्टिस भी करता है, और छोटी बहन है जो कि JC यूफेरिया वुमेन्स क्लब की प्रेसिडेंट रही है, और मेरी मम्मी है जो हाउसवाइफ प्लस बिजनेस वो करती है। मेरी वाइफ है, मेरा एक छोटा। पढ़ाई आपकी जो शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताइए, प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक। जी, मेरे पिताजी रेलवे ऑफिसर थे, तो मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी लखनऊ में, बादशाह नगर में। तो हम लोग वहाँ रहते थे, जो कि मेरे पिताजी इकलौते थे। तो हम लोग की मेरी क्लास 7 तक पढ़ाई हुई है सिटी मॉन्टेसी स्कूल लखनऊ में, और जो बुआ लोग की शादी होने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए। फिर मैं यहाँ सेंट पॉल स्कूल में, कोएड स्कूल ICSE का है, उससे मेरी पढ़ाई क्लास 10+2 तक हुई है। उसके बाद 10+2 के बाद मेरा एडमिशन गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी हो गया था, हिंदू कॉलेज दिल्ली में हो गया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो गया था। जो कि मैं थोड़ा राजनीतिक परिवार से हूँ, बिलोंग हूँ, तो थोड़ा रुचि था, जिसके नाते मेरे पिताजी का ये और मेरे बाबा जी का ये सोचता कि पहले शिक्षा है फिर बाद में राजनीति है। जिसको देख के मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन अलायंस बिजनेस एकेडमी बैंगलोर में करवा दिया था। उसके बाद फिर जब मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट अलायंस बिजनेस एकेडमी में करवाया था, उसके बाद मैंने MBA का दिया था, कैट क्वालिफाई किया था, जिससे IMT गाजियाबाद से मेरा MBA हुआ। MBA होने के बाद मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था, जो कि मैं HR रिक्रूटमेंट सेल का हेड था। टोयोटा मोटर्स में जर्मनी फ्रैंकफर्ट में था। 2 साल तक मैंने जॉब किया जर्मनी में। 2 साल जॉब करने के बाद मेरी फादर की अचानक डेथ हो गई थी, क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। तो मुझे फिर अपने परिवार के लिए यहाँ आना। अच्छा, एक इतना हाई एजुकेटेड लड़का जो जर्मनी में भी सेटल था, फिर गोरखपुर आए, यहाँ पे भी आप सेटल थे, फिर ये राजनीति में जाने का, बाबा तो खैर आपके थे ही, आप लोग पहले से ही राजनीति में थे, आपके अंदर कब आया? क्या बाबा जी आपको ये कहते थे कि तुम भी राजनीति में जाना? ये आपके अंदर से कब आया कि मुझे राजनीति में जाना? देखिए, मेरे दादाजी जब थे
अक्सर मैं जब हम लोग छुट्टियों में आते थे तो मैं अक्सर देखता था गर्मियों की छुट्टियों में कि लोग आते थे, लोग मिलते थे। मैं छुट्टियों में अधिकतर मैं अपने दादाजी के साथ मीटिंग्स में भी जाता था, चाहे वो जिला कांग्रेस कमेटी हो, महानगर हो या पब्लिक मीटिंग्स हो। मैं जाता था, मैं बैठता था, उनकी बातें विचार सुनता था और लोग का भी सोचता था। धीरे धीरे एक रुचि आई, जो कि अब अंदर तो एक राजनीतिक खून ही दौड़ रहा है, कुछ भी कहेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक राजनीति में आने से अगर लोगों का भला हो, सोशल वर्क। मेरे बाबा बोलते भी थे कि मैं राजनीति अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ, लोगों की मदद हो। मेरे दादाजी ने भी बहुत लोगों की नौकरियाँ भी लगवाई हैं अपने टाइम में, फर्टिलाइज़र में भी लगाया, रेलवे में भी लगवाया है और जगह भी लगाया, शिक्षा विभाग में भी लगवाया है। तो वो लोग भी आते थे, मिलते थे, बैठते थे, बोलूँ बात भी सुनते थे। लोग कहते भी थे कि आप हैं तो आपके, क्योंकि मेरे पापा इकलौते थे और रेलवे में ऑफिसर थे, तो मेरा कोई चाचा वाचा तो था ना, एक पीढ़ी का गैप था। लेकिन मैं अधिकतर अपना समय अपने दादाजी के साथ बैठ कर रहता था। वो बहुत कुछ चीज़ें हमको बताते थे राजनीतिक, चाहे वो रिलेटेड आपका लोहिया जी से हो या सिब्बल लाल सक्सेना जी से हो या जवाहरलाल नेहरू जी से हो, संजय गांधी हो, इंदिरा गांधी जी हो या राजीव गांधी हो। कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती थी जो कभी हम लोग बैठते थे तो उनको बताते थे। बाबा जी भी कभी आपसे कहते थे कि तुम भी राजनीति में जाना, इस चीज़ को लेकर के बात? बाबा को ये तो पता था, देखिए, क्योंकि शिक्षा बहुत उच्च होनी चाहिए। और मैं जिस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी में हूँ, अधिकतर आप लीडर्स देखेंगे वो हाईली एजुकेटेड होंगे, चाहे सिब्बल और वो मतलब मान लीजिए राहुल गांधी हुए या प्रियंका गांधी हाई। तो बाबा का तो प्रति था कि शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि BA LLB उन्होंने खुद ही किया था। मेरे पिताजी भी एक IAS ऑफिसर था, IAS राइट थे, तो पढ़ाई को लेकर ज़्यादा था। वो ये कहते थे कि तुमको रुचि है, मुझे बहुत खुशी है, और तुम अपनी पढ़ाई पूरा कर लो, उसके बाद तुम राजनीति में आना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो आप बड़े हो गए थे, जैसे आपके बाबा के समय की राजनीति, फिर जब आप बड़े हुए होंगे तब की राजनीति में, या यूँ कह लें कि इधर एक दशक कह लें, राजनीति में बहुत चेंजेस आ गए होंगे। इसको लेकर के बाबा से कोई बातचीत होती थी? बाबा क्या बताते थे, पहले की राजनीति क्या है, अभी क्या चल रहा है, इस बारे में? मेरे बाबा 3 साल पहले उनका देहांत हुआ था। उससे पहले जब मैं यहाँ आया हूँ, 10 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। उस दौर में वो बताते थे कि ये होर्डिंग नहीं कुछ होता था। वो बताते थे कि मैं एक साइकिल लेके गांव घूमता था, पैदल जाता था। मैंने डाकुओं के साथ भी खाना बैठ के खाया, जो कि महाराजगंज से उनकी राजनीति, उनके गुरु सिब्बल लाल सक्सेना थे और सोशलिस्ट पार्टी से मेरे बाबा थे। उनकी राजनीति, वो मजदूर यूनियन भी लीडर थे, चीनी मिल्स और अलग अलग फैक्ट्रीज में मजदूरों की लड़ाई भी करते, अध्यक्ष भी थे। वो बताते थे कि हम लोग गाँव जाते थे कि रोड अच्छी थी नहीं, बाढ़ का जमा था। आप तो जानते ही हैं कि जब पानी या बरसात होती तो बाढ़ उस वक्त महाराजगंज में बहुत होती है। जंगलों में रातों बिताई हैं, तो वो लोगों के बीच में, गांव के लोगों में जाके उनकी समस्याओं को पूरा करते थे, जन आंदोलन करते थे। अच्छा, जब बाबा के साथ आप बाहर भी जाते होंगे, बड़े बड़े नेताओं के साथ, क्योंकि आपके बाबा खुद एक बड़े नेता थे कांग्रेस के, तो बड़े बड़े नेताओं से जिनसे आप मिलने जाते हो, क्या बातचीत होती, थोड़ा सा उस बारे में कुछ? देखिए, मैं जिंदगी में पहली बार सोनिया गांधी से 2012 में मिला था। बाबा के साथ ही? जी हाँ, मैं बाबा के साथ गया था। और शायद मेरा उसी दौर से अगर देखा जाए तो 2011 में मैंने कांग्रेस पार्टी में, जो कि मेरा परिवार शुरू से कांग्रेस ही रहा है, लेकिन अगर मेन ठीक से मैंने 2011 से काम कराना शुरू किया है। 2012 में सोनिया गांधी जी से मैं मुलाकात हुई, मैंने उनको देखा, मैं आश्चर्य हो गया उनको देख के, क्योंकि वो जितनी साधारण हैं, खैरी कोई होगा, उतनी हाई पोजीशन में देख के, सूती साड़ी पहनी हुई थी और बाबा से ऐसे बात कर रही जैसे लग रहा है उनके जैसे कोई परिवार का एक व्यक्ति विशेष आया है। 40 मिनट उन्होंने मेरे बाबा को दिया था, मुझसे भी उन्होंने बात किया था। उन्होंने उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें किस चीज़ में रुचि है? मैंने कहा राजनीति में करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बताओ डिपार्टमेंट जिसमें हूँ। तो मेरे बाबा कहे कि सोशल मीडिया में तेज है। उस वक्त तुरंत उन्होंने
निर्मल खत्री जी हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्होंने फ़ोन किया, बोला कि भाई नरसिंह नारायण पांडे जी के नाते सोशल मीडिया में उसको आप डालिए। तो मैं पहला मैं पोस्टिंग प्रदेश महासचिव का हुआ था सोशल मीडिया में, क्योंकि मैं तीनों मंडल का हुआ था, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर और खिलाबाद मेरे अंडर आता था। वो काम मैंने करीब साल भर किया है। उसके बाद एक गुजरात की टीम आई थी जो सोशल मीडिया का वर्कशॉप होता है वो करवाए थे हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को, नेपाल क्लब में हुआ था। उसमें उस वक्त मेरे पास लैपटॉप था, स्लाइडिंग और पीपीटी पॉइंटिंग मुझे सब पता था, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मैं MBA किया हूँ। तो इस सब चीज़ जानकारी से वो लोग इम्प्रेस हुए थे, उन्होंने मुझे प्रमोट करवाया। वो लोग चाहते थे कि मैं प्रदेश सचिव के अलावा भी कुछ प्रभारी बनाना चाहते थे, क्योंकि प्रभारी में मेरा मुद्दा यही था कि मुझे गोरखपुर रह के अपने लोगों की मदद करनी है, शहर जनता। तो उसके बाद मुझे निर्मल खत्री आए, उन्होंने जिला सचिव से मेन बॉडी में मुझे रखा। जिला सचिव में मैं अलग अलग बांसगांव और सजनवा का मैं प्रभारी बनाया गया था। उसके बाद मैं महासचिव 10 साल मतलब 2 टर्म से मैं रहा था। यही सब है, यही सब था। तो मुझे तो ये है कि बड़े बड़े लीडर में मैं सोनिया जी से मिला हूँ, शीला जी भी फैमिली फ्रेंड हम लोग की थी, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, मोतीलाल वोरा जी से, राजा करण सिंह से, संजय सिंह से, इत्यादि बहुत नेताओं से। ये भी नहीं, विपक्ष में मैं अटल जी से भी मिला हूँ। आपको राजनीति में किस नेता को बहुत पसंद करते हैं, आप जिनको अपना आप आदर्श मानते हो? मैं तो अपने आदर्श अगर देखा जाए तो मैं अपने पिता माँ को मानता हूँ, मेरे दादाजी, वही मेरी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस में अगर बात करें और बड़े नेताओं की तो मैं सोनिया जी को मानता हूँ, क्योंकि उस दौर में जो दौर में सोनिया जी राजनीति में आई थी वो दौर बहुत कठिन था। जिस औरत ने अपना सब चीज त्याग देश की सेवा का ठान लिया, उससे बढ़कर क्या चाहिए। मैं तो जब पहली बार मैं बताया ना मैंने आपको कि मैं सोनिया गांधी को देख के मैं इतना इम्प्रेस हो गया कि नहीं, मैंने मान लिया कि नहीं वो मेरी नेता है। और सोनिया जी से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस पार्टी में काम किया, सब किया और मेहनत से कर भी रहा हूँ। और मैं अब मेरी तीसरी पीढ़ी है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरा लड़का भी कांग्रेस पार्टी में है। मतलब सीधे तौर पे आप ये कहना चाहते हैं कि आप भी अपनी पूरी जीवन काल में पार्टी नहीं बदलेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं। हम लोग वफादार हैं, हम लोग धोखेबाज नहीं हैं, वफादारी से काम करते हैं। हम लोग ये खून में लॉयल्टी का चीज़ है। लेकिन अभी आप ही के पार्टी के कई सारे बड़े नेता हैं जिनकी कई पीढ़ियां कांग्रेसी थे, अभी आकर के उन लोगों ने दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लिया, उनके बारे में फिर क्या कहें? देखिए, मैं जानता हूँ आप 2 नेता के बारे में बता रहे हैं, कई नेता बड़े नेताओं की ठीक है। मैं आप एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा नेता तो हूँ नहीं, मैं उन लोग के लेवल तक तो पहुँचा नहीं। मैं एक छोटा कार्यकर्ता जैसे काम कर रहा हूँ, लेकिन जितना सम्मान उन लोग को मिला है कांग्रेस पार्टी से किसी को नहीं मिला है। और कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बहुत सम्मान देती है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों या कोई भी। मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ कि आप पार्टी ने आपको अगर टिकट दे दिया अपने मतलब जगह से, मान लीजिए आपका क्षेत्र हो, अगर आप उसको नहीं जीत पा रहे तो उसमें पार्टी क्या गलती है? पार्टी आपको टिकट दे सकती है, सम्मान दे सकती है। ऐसे बहुत लीडर जो छोड़ के गए हैं, उनको बिना अपॉइंटमेंट के सीधे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से जाके मिल सकते हैं। इससे बड़ा सम्मान आपको अब क्या चाहिए? वो तो क्या कहेंगे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट है या क्या है। मैं इतना कहूँ कि उन लोग को अफसोस होता होगा, ऐसा नहीं। लेकिन अगर पार्टी लोग छोड़ के गए तो अच्छे अच्छे लोग पार्टी में आए भी हैं, ऐसा नहीं है। और कांग्रेस एक बहुत बड़ा समुंदर है, लोग आते हैं जाते हैं, लगे रहे। बड़ी पार्टीज में ये सब चलता रहता है, उसमें कोई उतना नहीं है। लीडर्स जाएंगे तो लीडर्स पैदा भी होते हैं कांग्रेस में। लीडर्स पैदा भी होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, सही बात है। आपके यहाँ कांग्रेस पार्टी की खास कर बात करें, आपके यहाँ अंतर कला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। चाहे आप पंजाब में देख लें, राजस्थान में भी रह करके बातें आती रहती हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब तो बहुत ही उच्च लेवल की बातें हैं, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, एक समुंदर है कांग्रेस। एक आम कार्यकर्ता, जैसे मान लीजिए मैं ही अगर कार्यकर्ता हूँ, हमारे बड़े जो हमारे आदर्श हो राजनीति में, अगर वही लोग वैसा करेंगे तो एक आम कार्यकर्ता उस समय क्या सोचता है, उसको क्या लगता है इन सब चीज़ों से?
देखिए, कार्यकर्ता का काम है अपना काम मन से करना, एक लॉयल्टी लेके लॉयल होके काम करना। बड़े नेताओं का काम है अपना काम करना। अब कुछ लोग होते हैं जिनको लालच होता है, वांट्स और डिजायर्स की बात है कि अगर मैं गाड़ी खरीद लूँ स्विफ्ट डिजायर तो कल मुझे BMW चाहिए। तो जैसी जो जगह रहेगी भाई, एक समुंदर कांग्रेस पार्टी है, 10 ठो है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। जो अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा उसको काम मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि अंतर कला कोई है इसमें, हर पार्टी में होता है, चाहे बीजेपी में हो या किसी भी पार्टी में हो। राजनीतिक पार्टी में ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता एक हैं और अपने पार्टी के प्रति वफादार हैं। अच्छा, अजय कुमार लल्लू जी के और प्रियंका गांधी के, अजय कुमार लल्लू जी जैसा प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रियंका गांधी जी इधर की सचिव हैं, यहाँ का प्रभारी बनाया गया यूपी का। इन दोनों के आने के बाद क्या लगता है यूपी में कितना कांग्रेस को किस मुकाम पर आप देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं महानगर उपाध्यक्ष भी हूँ, शहर विधानसभा मतलब महानगर उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का, शहर कांग्रेस पार्टी का। मैं अजय लल्लू एक संघर्षशील नेता है जो नीचे से आया हुआ नेता है। उन्होंने बहुत गरीबी भी देखी है, मजदूरी भी की है, बहुत किया है, संघर्ष करके आया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि वैसा संघर्षशील नेता नहीं है अभी कांग्रेस में जितना उन्होंने दिन रात एक करके किया हुआ है, मेहनत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक सम्मान लेके और उनमें उत्साह भरा हुआ है। उनको देख के हम लोग भी उत्साहित हैं, मतलब उत्साह में काम करेंगे और लड़ाई करते रहेंगे। हर मुद्दों पे लड़ाई, चाहे वो आम आदमी की हर मुद्दों पे उन्होंने लड़ाई की है, चाहे वो शिक्षा से लेके हर चीज़ हो, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत वो किया है। माननीय प्रियंका गांधी जी की सोच है कि सबको साथ में लेके चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, समाज को लेके साथ में चलना है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, गरीबता ना रहे, महंगाई ना रहे, सबको एक जैसा टूल देना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों नेता आने से हमारी कांग्रेस पार्टी आज बहुत मजबूत है उत्तर प्रदेश में। और मैं ये भी कह देता हूँ कि जिस तरह आज के कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं, आगे आपको 2022 में उसका भी रिजल्ट मिल जाएगा। प्रियंका गांधी, इनसे आपकी बातचीत भी होती होगी, आप लोग अक्सर जाते रहते हैं मिलने। तो अभी जब बात होती है इधर, जब से वो खासकर प्रभारी बनी है यूपी की, क्या बातचीत होती है जब आप लोगों से मिलती हैं? क्या कहती हैं आप लोगों से, क्या कीजिए आप लोग, किस तरीके से? मैं प्रियंका गांधी जी से 2 बार मिला था। जब पहली बार वो PCC आई थी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आई थी, तो हमारी लीडर आराधना मिश्रा मोना दीदी ने, जो कि मैं आया था, उन्होंने मुझे मिलवाया, मेरे बाबा का पूरा इंट्रोडक्शन कराया। वो जैसे छोटा भाई जैसा बात, उन्होंने पूछा क्या कमियां हैं, क्या बात है। एक एक कार्यकर्ता से उन्होंने मिला था, जो कि 80 विधानसभा था। कम से कम नहीं तो 10-15 दिन वो चाहिए रही। सुबह 6 बजे से लेके रात को 2 बजे भी बचा, उनको कोई ये नहीं लगता था कि खाना खाने या लंच टाइम। उन्होंने एक एक कार्यकर्ता से, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं जो बचा ना हो उसको। उन्होंने सम्मान दिया, पूछा कि क्या है, उन्होंने कुछ देखा कि क्या कमियां हैं, कैसे क्या हो सकता है। गोरखपुर के लेकर के भी कोई खास बातचीत होती है? प्रियंका गांधी ने जैसे गोरखपुर के बारे में जान गए कि जैसे मेरे दादाजी थे, अभयनाथ जी को हराया, तो कोई कांग्रेसी परिवार है, पुराने कांग्रेसी परिवारों से भी उन्होंने मुलाकात की है। उसका ये नतीजा है कि आज भी कांग्रेसी कोई भी, किसी कांग्रेस की कोई जरूरत हो, अगर उनके बात तक बात चली जाती है या यहाँ के अध्यक्ष लोग या प्रदेश अध्यक्ष वहाँ करते, तो वो जरूर फ़ोन करके हालचाल लेती हैं और पूरी मदद करती हैं। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी उन्होंने 30,000 लीटर सैनिटाइजर भेजा, दवाइयों का वितरण किया। हम लोग की कोविड डेस्क बना हुआ था, उसमें लोगों को उन्होंने ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया। सब प्रियंका गांधी का देन है। जो मजदूर थे उनको बसों से हम लोग बुलाए भी, अरेंजमेंट करवाया, दिल्ली में फंसे या कहीं भी या कलकत्ता फंसे, उन लोगों को बुलाया गया था। लेकिन अब जो उनका सोच है, एक एक कार्यकर्ता उनकी सोच के हिसाब ही से चल रहा है। और जान जाइए कि प्रियंका गांधी जितना मेहनत कर रही हैं, उनको देखा देखी सब जितने कार्यकर्ता हैं बहुत उत्साह से काम कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि किसी बड़े नेता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, एक परिवार में सब काम। गोरखपुर
2022 में जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है कि पूरे यूपी में कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए जो आम जनता के फायदे के लिए हो? आपको क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे? सबसे बड़ी तो महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं। अब देखिए रोज गुनाह एक से एक हो रहे हैं, रेप हो रहा है, ये सब मुद्दे हैं। और क्या मुद्दे हैं? इसके अलावा भी बहुत मुद्दे हैं। अगर आप विधानसभा का पूछे तो मैं केंद्र सरकार का भी बता देता हूँ। अब गोरखपुर की अगर हम बात करें, गोरखपुर में भी बहुत मुद्दे हैं। देखिए विकास हुआ है, मैं मानता हूँ कि सड़कें बना दी हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, मैं उनसे बस पूछना चाहता हूँ कि रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया है। ना यहाँ गीडा इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ ना कोई नई फैक्ट्री खुली है, ना बीपीओस खुली है। लड़के जाएंगे कहाँ करने जाएंगे? अगर अपने ही मुख्यमंत्री अपने ही गोरखपुर में ये सब अरेंजमेंट कर दे, बीपीओस खोल दे। क्योंकि मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, मुझे भी मैं भी देखा हूँ। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओस होते हैं, एजेस है, वो डोमेस्टिक भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं। एजेस का एक बीपीओ आपने खोला हुआ है वहाँ पे लखनऊ में, तो क्यों यहाँ जितनी क्वालिटी है बच्चों में, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, ऐसा नहीं यहाँ क्वालिटी है, हर क्षेत्र में अच्छे अच्छे लड़के हैं, लेकिन उनको अपना दिखाएंगे कि कैसे वो प्रभाव कर सकते हैं, तो वो लोग इधर उधर जाते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ फैक्ट्रीज खोलिए, बीपीओस खोलिए, रोजगार दीजिए। महंगाई देखिए, आज ही देखिए 25 रुपये गैस का बढ़ गया है। पैसे वाले तो कर लेंगे, गरीब और मध्य परिवार तो ज़्यादा जूझ रहा है। और सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है? मध्य परिवार के, मिडिल क्लास फैमिली देती है। करे तो क्या करे? इन सबको योगी जी को सोचना चाहिए। और रोजगार का मुद्दा यहाँ बहुत है। सीवर लाइन का है, पानी बरसता है, पूरा पानी पानी हो जाता है। सीवर तो आप बनाने का प्लानिंग किए जब वीर बहादुर सिंह थे, उन्होंने करवाया था उस प्लान को। आज तो उसके बाद उनकी देहांत हो गया, कांग्रेस पार्टी नहीं आ पाई। तो कम से कम आप अपना सोच लीजिए कि गोरखपुर है, मेरा घर है, उसको कीजिए। मैं जानता हूँ कि वीर बहादुर सिंह तो खजनी के रहने वाले थे, लेकिन योगी जी तो उत्तराखंड के हैं, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन अब जब आप आए मठ का मठाधीश हैं, तो आपको गोरखपुर, मैं जानता हूँ कि अगर वीर बहादुर सिंह जी आज होते तो ये गोरखपुर पेरिस से कम नहीं होता, डेवलपमेंट होता। लेकिन जितनी भी है, नगर निगम बना या रेलवे स्टेशन बना या गोरखनाथ ब्रिज बना, फर्टिलाइजर बना, ये सब कांग्रेस की देन है, भाजपा की देन नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ कि विकास पे ये लोग काम करें और रोजगार को देखें। रोजगारी रहेगी तभी क्राइम खत्म होगा, नहीं तो लड़के अगर खाली बैठे रहेंगे तो क्राइम बढ़ता रहेगा, उल्टी सीधी होते रहेंगे। प्रशासन अपना काम नहीं ठीक से कर रहा है, ट्रैफिक प्रॉब्लम, बहुत कुछ मुद्दे तो बहुत हैं यहाँ पे, लेकिन सुनने वाला कौन है? हम लोग तो अपने 2022 में ये सब मुद्दे उठाएंगे। रोजगार से बढ़कर क्या है? अच्छा, आप लोग भी, जैसे राजनीति तो खैर अपनी जगह है, व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो आपका भी योगी से आपके फैमिली के बहुत अच्छे संबंध है, तो कोई बातचीत होती है? देखिए, हम लोग राजनीतिक परिवार के हैं। एक पर्सनल संबंध होता है, एक राजनीतिक संबंध होता है। मेरी सोच जो है वो, हम लोग की सोच अलग है। सामने पढ़ेंगे तो नमस्ते गुरु जी, योगी जी हो जाता है, ये सब हो जाता है, कभी बात हो गई, लेकिन अब सोच अलग अलग है। तो अब तो राजनीतिक विचार दोनों राजनीति अलग है। चीफ मिनिस्टर हो गए तो उनको वैसे भी इतना समय नहीं होगा कि हाल चाल लेंगे, लेकिन कभी जब भी सामना पड़ता है तो जरूर हाल चाल लेते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में रोहन पांडे क्या गोरखपुर से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, मैं तो अपने तरफ से दावेदारी किया हूँ कि मुझे भी एक बार मौका मिले, क्योंकि मैं भी एक पुराने कांग्रेस परिवार से रिलेटेड हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। बाकी मैं काम कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के हर आंदोलन में, मैंने बड़ा काम किया है, पार्टिसिपेट किया है। और उसके अलावा मैं दिसंबर में 6 बार जेल भी जा चुका हूँ। मुकदमे भी इधर कई सारे भी बहुत है मेरे ऊपर। मुझे एक मुकदमे में तो फरार घोषित कर दिया गया था। वो एक चाल थी बीजेपी के लोगों की कि अगर मुझे गिरफ्तारी उस वक्त मेरी हो गई होती तो यहाँ बवंडर पैदा हो गया होता और बहुत बवाल हो गया होता, क्योंकि मैं सांसद जी का नाती हूँ, पूर्व सांसद जी का नाती हूँ।
तो ये सब चीज़ है, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। पार्टी का जो भी सोच है, नीतियाँ, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अगर हाँ एक बार मुझे मौका मिल जाए तो मैं भी अपने आप को प्रूफ कर सकता हूँ कि एग्जामिनेशन में पास हुआ कि फेल हुआ। बिना एग्जामिनेशन दिए कोई आप पास और फेल तो कर नहीं सकते। लेकिन मौका मिला तो मैं अपनी जनता, गोरखपुर की जनता के लिए विशेष तौर से मेहनत करूँगा, दिन रात एक करूँगा। हम लोग कोई प्रोफेशनल राजनीतिक नहीं है, नहीं मिला तब भी मैं काम करूँगा पार्टी के लिए। ये तो ऊपर के लोग तय करेंगे कि किसको लड़ना है, किसको नहीं लड़ना। लेकिन मैंने एक दावेदारी की है कि एक बार मुझे भी मौका दिया जाए शहर विधानसभा से। कांग्रेस पार्टी से आपने दावेदारी की है, मान लीजिए आपको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता है, कोई और पार्टी आपको टिकट देने को तैयार रहती है, चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वो तो हो नहीं सकता। गद्दारी तो मैं अपनी पार्टी से कभी नहीं करूँगा। यहाँ 3 पीढ़ी है। राजीव गांधी की डेथ हुई थी तो अटल जी आए थे मेरे बाबा के पास, कहा चीफ मिनिस्टर बना लूंगा, आ जाए तो नहीं। ये तो गद्दारी वाला खून नहीं अंदर है। अच्छा, अटल जी ने भी ऑफर दिया था आपको? ये कहा था मेरे बाबा को कि आप आइए, ज्वाइन कीजिए बीजेपी, मैं आपको चीफ मिनिस्टर बना दूंगा। तब उस वक्त नहीं मेरे बाबा किए। हम लोग गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार के, क्योंकि मुझे अपनी पार्टी से बहुत प्रेम है, उनकी नीतियों से बहुत प्रेम है। मैं अपनी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, कोई दे या ना दे या कोई बुलाए भी। इतना साल हो गया, 35 साल से कांग्रेस पार्टी नहीं सत्ता में है। मैं तब भी इस पार्टी में हूँ, हमेशा रहूँगा। 3 पीढ़ी होगी, 4थी पीढ़ी भी मैं चाहता हूँ कि वो भी कांग्रेस। मुझे भी लगता है कि मेरा लड़का भी कांग्रेस पार्टी में ही रहेगा। अच्छा, आखिरी सवाल, एक तो आपकी भविष्य में खैर चुनाव लड़ने की संभावना है, इसके अलावा और क्या भविष्य की आपकी योजनाएं हैं? साथ ही एक और मैं क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहूँगा। जब होता है, अक्सर चुनाव आता है, जब टिकट देने की बारी आती है, ये हर पार्टियों के लिए, किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, रातों रात कोई कैंडिडेट आता है, टिकट उसको दे दिया जाता है, चाहे धनबल के आधार पर या बाहुबल के आधार पर। उस समय एक आम कार्यकर्ता को, जो कल तक आपके पार्टी में था भी नहीं, रातों रात आ गया पार्टी में, तो एक आम कार्यकर्ता के रूप में तब कैसा लगता है? नहीं, अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, जिस तरह प्रियंका गांधी आई हैं, अजय कुमार लल्लू जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, सिस्टम ही अलग हो गया है। आप बाहुबल को अलग करके आम नहीं, हमारी पार्टी कभी भी पैसे को लेके या बाहुबल को देके कभी टिकट दी नहीं है, कभी भी नहीं। देखिए, आप देख लीजिए, मेरे बाबा एक जमींदारी फैमिली के थे, छोटे घर के थे, तो जमींदार तो थे, एक किसान परिवार के थे, तो दी। ऐसा कोई नहीं है जो बाहुबली को हम लोग गोरखपुर से किसी को लड़ाए हों आज तक। मधुसूदन तिवारी जी जो, मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ और मैं ना ही एक पार्टी की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये है जो भी कांग्रेस पार्टी जिसको भी देगी टिकट, वो अपना कार्यकर्ता ही रहे। आपके महानगर अध्यक्ष आए थे कांग्रेस के, अभी हम लोगों ने उनका भी इंटरव्यू किया था, तो उनका बड़े साफ तौर पर उनका ये कहना था कि अब की बार जो टिकट मिलेगा वो कांग्रेसी को ही मिलेगा, जो पहले से कांग्रेस में हो। नहीं, तो कांग्रेसी को तो शुरू से मिलता रहा है। इतिहास तो आज पन्ने कर लीजिए, आप देख लीजिए हर चुनाव को, किसी बाहरी को तो आज तक टिकट मिला नहीं कांग्रेस पार्टी से, मेरे हिसाब से। और मैंने मेरे होश में मैंने देखा है कि चाहे वो हरिकेश बहादुर हों, दिनेश चंद्र श्रीवास्तव हों, ऐसे बहुत लीडर्स थे जो लोग कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस ज्वाइन किए, उनको मिला है टिकट। तो कांग्रेस की नीतियाँ, जो उस जगह की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, उसी हिसाब से पार्टी काम करेगी। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता को ही मिलता है और मिलेगा, किसी बाहरी को नहीं मिलने वाला। भविष्य की आपकी योजनाएं हो? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका जनता ने दे दिया तो यहाँ बहुत मुद्दे हैं। जैसे मैंने आपको सीवर का कहा, सीवर का एक प्लान बना के मुझे सीवर, क्योंकि पानी वहीं का वहीं रहता है, इन होता है, आउट पानी का नहीं हो सकता। फिर दूसरी चीज़, रोजगार पर मैं बहुत ध्यान दूंगा। मैं चाहूँगा कि गीडा में जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, ज़्यादा से ज़्यादा BPOs और अच्छी अच्छी कंपनीज आए, जिससे बच्चों को जाना ना पड़े, क्योंकि बहुत कष्टदायक होता है कि लड़का घर का इकलौता हो और घर नौकरी के लिए बाहर चला गया हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको वापस आना पड़ता है। और कॉलेजेस हों, IIT IIMs जैसे कॉलेज भी यहाँ प्लेसमेंट अच्छा हो कि बच्चों का भविष्य होगा अच्छा हो, उज्ज्वल हो। और ये भी नहीं, अलग अलग संस्थान है, जैसे रेलवे संस्थान है, उन लोग की लड़ाई हो रही है और मुद्दे तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने गोरखपुर को एक नंबर रखूँ
अगर काम करूं और एक सुंदर गोरखपुर कि हाँ, क्योंकि मेरे बाबा का भी एक कुछ सपने थे जिनको उनको साकार करना, और उनके यही था कि गोरखपुर एक नंबर है सब, जितने यूपी प्रदेश में जो भी जिला हो गोरखपुर एक नंबर, मेरा वही सोच है। धन्यवाद रोहन जी, हमारे चैनल में आए, हमको अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो व्यक्ति विशेष में आज के अंक में हमारे साथ थे रोहन पांडे जी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और जो गोरखपुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय नरसिंह नारायण पांडे जी के पौत्र भी थे। तो व्यक्ति विशेष में आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।